वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 139 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, और टॉपिक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक या दो प्रश्न बन जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। भारत आने वाले जो जितने भी विदेशी यात्री हैं, ठीक है, चाहे उसमें चीनी यात्री शामिल हों, तो उस पर जो है 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे हम। इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, किन किन शासकों के शासनकाल में ये भारत आए थे, क्यों आए थे, कब आए थे, ठीक है, कहाँ से आए थे, इस पर प्रश्न बनते हैं। तो ये सीरीज़ तो यूपीपीएससी पीसीएस के लिए हमसे चल रही है, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित डायोनिसस और हेरक्लीज का समीकरण भारतीय इतिहास के किन देवताओं से स्थापित किया गया है? शिव और कृष्ण, इंद्र और विष्णु, वरुण और सूर्य, अग्नि और सोम। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित डायोनिसस और हेरक्लीज का समीकरण भारतीय इतिहास के शिव और कृष्ण देवताओं से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, यूनानी राजदूत था ये मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में दो प्रमुख भारतीय देवताओं का उल्लेख किया है। उसने डायोनिसस की तुलना भगवान शिव से की, जिन्हें पहाड़ों और मदिरा या उत्सव का देवता माना गया, और हेरक्लीज की तुलना भगवान कृष्ण से की। कृष्ण को सूर्यसेन या मथुरा का रक्षक बताया गया। थोड़ा सा पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का सबसे पहला और स्पष्ट जीवंत विवरण दिया है, जिसमें चांडालों को समाज से बाहर रहने और नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी पीटने का उल्लेख है? ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, सुंगयुन। ठीक है, सुंगयुन या संयुगन एक ही बात है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था। ये सारे के सारे वैसे तो चीनी यात्री हैं, ठीक है, और एक क्रम भी इनका आ जाता है चीनी यात्रियों का भारत आने का, वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फाहियान आया देखा जाए तो इनमें, उसके बाद सुंगयुन, फिर आया हुएनसांग, और फिर एंड में आया इत्सिंग। देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय आए चीनी भिक्षु फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो कोकी में चांडालों की सामाजिक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। उसने लिखा कि जब वे नगर या बाजार में आते थे तो उन्हें सूखी लकड़ी पर प्रहार करना पड़ता था ताकि लोग उनकी आवाज़ सुनकर दूर हो जाएं और उनके स्पर्श या छाया से अपवित्र होने से बचें। ठीक है, फूकोकी इसका यात्रा वृत्तांत है फाहियान का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यूनानी लेखक प्लिनी की रचना है नेचुरल हिस्टोरी। इसमें भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से किस बात पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की गई है? भारत में दासों की दयनीय स्थिति पर, या भारत की विशाल सैन्य शक्ति और हाथियों की संख्या पर, रोमन साम्राज्य से भारत आने वाले भारी मात्रा में सोने यानी स्वर्ण के बहिर्गमन यानी ड्रेन ऑफ गोल्ड पर, या भारत में फैली सती प्रथा पर? बहुत ही बेकार कुरीति थी ये सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था, इस पर गैर कानूनी घोषित कर दिया था इसको। लेकिन यहाँ उत्तर सती प्रथा नहीं है, यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर सी। रोमन साम्राज्य से भारत में होने वाले भारी मात्रा में सोने यानी स्वर्ण के बहिर्गमन ड्रेन ऑफ गोल्ड पर यूनानी लेखक प्लिनी की रचना नेचुरल हिस्टोरी में भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से गहरा दुख और चिंता व्यक्त की गई है। देखिए, प्लिनी ने अपनी पुस्तक
विलासिता की वस्तुओं, अपनी पुस्तक में विलासिता की वस्तुओं जैसे कि भारतीय मलमल, मसाले और रत्न के बदले रोम से भारत जाने वाले सोने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उसने अनुमान लगाया कि भारत हर साल रोमन साम्राज्य से लगभग 55 मिलियन रोमन मुद्रा का सोना खींच लेता था, जिससे रोम का खजाना खाली हो रहा था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का अज्ञात लेखक भारत के किस पश्चिमी बंदरगाह को बारेगाजा नाम से पुकारता था, जो मौर्योत्तर काल में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? कौन सा बंदरगाह है वो जिसको पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का अज्ञात लेखक बारेगाजा नाम से पुकारता था, और वो बंदरगाह मौर्योत्तर काल में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? वो था भड़ोच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी की प्रसिद्ध यूनानी रोमन कृति पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञात नाविक लेखक ने गुजरात के प्रसिद्ध बंदरगाह भड़ोच को बारेगाजा कहा। इस ग्रंथ में बारेगाजा के कठिन नौवहन, वहाँ आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं और राजा द्वारा विदेशी व्यापार के स्वागत का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चीनी यात्री हुएनसांग ने राजा हर्षवर्धन के काल में महामोक्ष परिषद का गवाह बनने का उल्लेख किया है। यह परिषद हर 5 वर्ष में किस स्थान पर आयोजित की जाती थी? कहाँ आयोजित की जाती थी? यह आयोजित की जाती थी प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में। सी है इसका आंसर। देखिए, हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष यानी प्रयाग में संगम तट पर महामोक्ष परिषद नामक विशाल धार्मिक और दान उत्सव का आयोजन करता था। हुएनसांग इसके छठे समारोह में शामिल हुआ था, यानी 643 ईस्वी में। उसने लिखा कि हर्ष ने इस अवसर पर अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने राजसी वस्त्र आभूषण भी दान कर दिए थे, और अपनी बहन राजश्री से पुराने वस्त्र मांगकर पहनता था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय समाज के किस वैज्ञानिक या खगोलीय सिद्धांत की अत्यधिक प्रशंसा की, लेकिन साथ ही तत्कालीन ब्राह्मणों के संकुचित दृष्टिकोण की आलोचना भी की है? तो किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। भारतीय समाज के किस वैज्ञानिक या खगोलीय सिद्धांत का अत्यधिक प्रशंसा की उसने? की ब्रह्मगुप्त का गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक सिद्धांत और पृथ्वी की परिधि की गणना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, अलबरूनी जो है वो गणित और खगोल विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। उसने ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया था। हालांकि उसने दुख व्यक्त किया कि समकालीन भारतीय विद्वान अपने पूर्वजों जैसे कि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की वैज्ञानिक चेतना को भूल चुके हैं और विदेशी ज्ञान को स्वीकार करने में संकुचित मानसिकता दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री का नाम है इब्न बतूता। जब दिल्ली सल्तनत आया तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था? प्रश्न की क्वालिटी देखिए, ठीक है। प्रश्न में ही एक और प्रश्न छुपा है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन सा? कि जो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर क्या है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था? वो मोरक्को का था। तो उसको नियुक्त किया गया था दिल्ली का काजी, यानी न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध के रास्ते भारत आया था। वह मोरक्को यानी उत्तर अफ्रीका का एक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक
ने उसे दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर लगभग 8 वर्षों तक रहा। बाद में कुछ गलतफहमी के कारण उसे जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन बाद में सुल्तान ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। अगला प्रश्न है, इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने 1420-1421 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। उस समय विजयनगर का शासक कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर है देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। निकोलो कोंटी संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने विजयनगर शहर की विशालता, वहाँ मनाए जाने वाले दीपावली और महानवमी जैसे त्योहारों तथा राजा की विशाल सेना का बहुत ही शानदार विवरण दिया है। 15वां प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या प्रसिद्ध कथन कहा था? क्या कहा था? आँखों ने ना ऐसा कोई शहर देखा, आँखों ने ना ऐसा कोई शहर देखा, आँखों ने ना ऐसा कोई शहर देखा, और ना ही कानों ने दुनिया में इसके समान किसी स्थान के बारे में सुना है। ये कहा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, ईरान यानी फारस के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के काल में भारत आया। वह विजयनगर की स्थापत्य कला, सुरक्षा, प्राचीरों और वैभव को देखकर इतना अभिभूत हुआ कि उसने लिखा कि पृथ्वी पर इसके जोड़ का कोई दूसरा शहर नहीं है। ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न क्या है? मुगल काल में आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन का सबसे विस्तृत और तकनीकी विवरण दिया है? डिटेल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया है किसने? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस वर्नियर, ऑप्शन नंबर 2 जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ऑप्शन नंबर 3 निकोलो मनुची, या ऑप्शन नंबर डी थॉमस रो। इसका उत्तर है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ऑप्शन नंबर बी। जीबी टेवर्नियर या जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था, जिसने शाहजहां और औरंगजेब के काल में 6 बार भारत की यात्रा की थी। अपने पेशेवर ज्ञान के कारण उसने मयूर सिंहासन के जड़े हीरों, पन्नों और मोतियों का अत्यंत सटीक और तकनीकी विवरण अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में दर्ज किया है। ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पुर्तगाली यात्री का नाम है डोमिंगो पायस, कहीं पेस भी लिखा रहता है, डोमिंगो पेस, ने किसके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा और उस राजा को एक महान शासक और अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति बताया? इसका उत्तर इनके अलावा कोई हो सकता है क्या? कृष्णदेव राय है इसका उत्तर। देखिए, डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस, किसी किसी बुक में लिखा है डोमिंगो पेस, लगभग 1520 ईस्वी में विजयनगर आया था। वह तुलुब वंश के राजा, ये वंश याद रखना, तुलुब, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू में से 4 में से कृष्णदेव राय किसके? तुलुब के। कृष्णदेव राय का समकालीन था। पायस ने कृष्णदेव राय के शारीरिक गठन, उसकी युद्धकला, विजयनगर के बाजारों में मिलने वाले मोती और कीमती पत्थरों का सजीव विवरण या वर्णन किया है। कृष्णदेव राय हो गए तुलुब वंश के। 12वां प्रश्न है, फ्रांसीसी चिकित्सक का नाम है फ्रांसिस वर्नियर। उसकी पुस्तक है एक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर मुख्य रूप से मुगल भारत की किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की तीखी आलोचना के लिए जानी जाती है? ये आलोचना करती है निजी भूमि स्वामित्व का अभाव। ठीक है,
निजी भूमि स्वामित्व का अभाव, मतलब जो भूमि है उसका एक तरफा मालिक राजा ही है, जिसके कारण जो किसान है, जमींदार है, उस भूमि को नहीं पूजते या उस पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए भूमि की स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है। देखिए, वर्नियर का कहना था कि मुगल भारत में पूरी भूमि का जो मालिक है केवल सम्राट होता था, यानी निजी स्वामित्व का अभाव था, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। इसके कारण क्या होता था, किसान और जमींदार भूमि के सुधार पर ध्यान नहीं देते थे, जिससे कृषि का पतन हो रहा था। उसने इसे पूर्व यानी ईस्ट के पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना और इसकी तुलना यूरोपीय व्यवस्था से की, जहां निजी स्वामित्व मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न क्या कहता है, पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनेज जो अच्युत देवराय के समय विजयनगर आया था, उसने विजयनगर के समाज में महिलाओं की किस विशेष स्थिति का उल्लेख किया है जो उस काल के लिए असाधारण थी? उसने उल्लेख किया है महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, लेखाकरण और भविष्यवाणी में निपुण थी और सेना में भी शामिल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अधिकतर प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन में छिपा रहता है, खासकर जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। ठीक है, महिलाएं केवल अंतपुर तक सीमित थी। केवल अंतपुर तक सीमित थी तो क्यों ही विवरण करेगा वो। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। देवदासी प्रथा का समाज में पूरी तरह से अंत हो चुका था। ये दोनों नहीं है। विवरण के लिए कोई चीज होनी चाहिए ना बुलंद। देखिए, नूनिज ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त थी। वे न केवल कुश्ती लड़ती थीं बल्कि राजा की अंगरक्षक, ज्योतिषी, मुनीम यानी अकाउंटेंट और युद्ध के मैदान में न्यायाधीश या क्लर्क के रूप में भी कार्य करती थीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जहांगीर के दरबार में, किसका दरबार है? जहांगीर का दरबार है। इसमें आने वाला वह कौन सा अंग्रेज यात्री था जिसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि तथा 400 का मनसब दिया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त कर ली उसने और 400 का मनसब ले लिया जहांगीर से उसने। उसका उत्तर है विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, अक्सर एग्जाम्स में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन में दो दो नाम होते हैं, मतलब एग्जामिनर थोड़ा उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, या उस चीज़ को एक बार हिंदी में लिखा हुआ है तो जैसे ये देखिए हिंदी में है तो उसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आता है पेपर, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है तो वो जोर दे रहा है कि ये उत्तर इसका हो सकता है। ठीक है, खासकर यूपीएससी सिविल सेवा में ऐसा होता है। बी है इसका आंसर। देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। ये जितने गोले करे हैं ना बेन, अभी ABCD बनाकर इन पर प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ से जहांगीर के दरबार में यानी आगरा गया। वह तुर्की और फारसी भाषाएं बोल सकता था। जहांगीर उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, जागीर दी और अपने दरबार में मनसबदार नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इतालवी यात्री यानी इटली का यात्री था ये निकोलो मनुची, जिसने स्टोरिया डो मोगोर नामक ग्रंथ लिखा। शाहजहां के बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में प्रारंभ में किसकी सेना में एक तोपची के रूप में शामिल हुआ था? ये तोपची यानी गनर। दारा शिको है इसका उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निकोलो कोंटी। देखिए, मनुची एक किशोर के रूप में भारत भागा था और दारा शिको की सेना में तोपची यानी गनर के रूप में शामिल हुआ। 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिको की हार के बाद उसने बाद में
शहजादा शाह आलम यानी बहादुर शाह प्रथम के चिकित्सक यानी फिजिशियन के रूप में भी काम किया। उसका ग्रंथ मुगल दरबार की अंदरूनी कहानियों का खजाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए और इतने ही प्रश्न और बचे हैं, अभी 30 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सिकंदर लोदी के समय भारत आया था और उसने दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर के बीच संघर्ष का विवरण दिया है, जिसे रूसी मैगस्थनीज भी कहा जा सकता है? क्या है इसका उत्तर? रॉल्फ फिच, या फिर पिएत्रा डेला बेले, दुआर्ते बारबोसा, या अफानासी निकितिन? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सिकंदर लोदी के समय भारत आया था और उसने दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर के बीच संघर्ष का विवरण दिया है, जिसे रूसी मैगस्थनीज भी कहा जा सकता है? इसका उत्तर है अफानासी निकितिन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अफानासी निकितिन एक रूसी व्यापारी था जिसने 1469 से 1472 के दौरान भारत की यात्रा की थी। उत्तर भारत में उस समय लोदी वंश था। उसने अपने यात्रा संस्मरण द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज में बहमनी साम्राज्य की सामाजिक असमानता का वर्णन करते हुए लिखा कि यहाँ के अमीर अत्यंत विलासी हैं जबकि ग्रामीण जनता बहुत गरीब है। 17वां प्रश्न है, चीनी के यात्री का नाम है इत्सिंग। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा की थी। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा इस लाइन से। उसने मुख्य रूप से भारत के किस विश्वविद्यालय में रहकर 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, उनकी प्रतियों को एकत्रित किया था। तो इतना सब कुछ जानकारी खुद प्रश्न दे रहा है और उस विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, इत्सिंग 671 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्ष बिताए। उसने नालंदा के भिक्षुओं के दैनिक जीवन, वहाँ के कड़े नियमों और शिक्षा पद्धति का बहुत विस्तृत विवरण दिया है। वह अपने साथ सैकड़ों संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की प्रतिमाएं चीन ले गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। यूनानी भूगोलवेत्ता है, उसका नाम है टॉलमी। टॉलमी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? जियोग्राफिया। जियोग्राफिया द्वितीय शताब्दी ईस्वी में भारत के संदर्भ में किस बात के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है? चारों विकल्पों को पढ़िए और पढ़ते हुए ही आपको उत्तर पता चल जाएगा कि इसका बी लग रहा है। ठीक है, देखिए, भारत के भूगोल, तटीय बंदरगाहों, रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्यिक केंद्रों के मानचित्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अच्छे से डिफाइन किया गया है एकदम, तो प्रबल संभावना हो जाती है कि विकल्प बी सही होगा। देखिए, टॉलमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में भारत के तटीय इलाकों, अंतर्देशीय शहरों और नदियों का वैज्ञानिक मानचित्रण करने का प्रयास किया था। हालांकि इसमें भौगोलिक त्रुटियां थीं, लेकिन यह प्राचीन भारत के रोमन व्यापारिक मार्गों को समझने का एक अत्यंत प्रमाणिक स्रोत है। भले ही एक प्रश्न बनेगा, भले ही एक प्रश्न बनेगा, लेकिन ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट बड़ा। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें जीएस आती है, सभी में आती है। ठीक है, देखिए, डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसार्ट जहांगीर के शासनकाल में आगरा के डच फैक्ट्री का प्रमुख था। उसकी पुस्तक रोमोन्स्ट्रेटी मुगल इतिहास के किस पहलू पर सबसे गहरा प्रकाश डालती है? बताइए। रेमोन्स्ट्रेटी पुस्तक किसकी है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट की। जहांगीर के शासनकाल में आगरे की डच फैक्ट्री का प्रमुख था वो। मुगल इतिहास के किस पहलू पर उसकी पुस्तक गहरा प्रभाव डालती है? उसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेमोन्स्ट्रेटी। नील उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार और आम जनता की
अत्यधिक गरीबी पर प्रकाश डालती है? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। फ्रांसिस्को पेलसर्ट की रेमोन्स्ट्रेटी, ठीक है, तत्कालीन आर्थिक इतिहास का बहुमूल्य दस्तावेज है। वह बयाना यानी भरतपुर में होने वाले बेहतरीन नील के व्यापार का वर्णन करता है। साथ ही उसने मुगल काल के कारीगरों और मजदूरों के जीवन की कड़वी सच्चाई लिखी है कि वे अत्यधिक करों और अधिकारियों के दमन के कारण अत्यंत दयनीय जीवन जीते थे। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, रेमोन्स्ट्रेटी यानी जहांगीर का भारत। चलिए 20वां प्रश्न है। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय राजवंश के शासक को रुहमा कहा और उसे सैन्य दृष्टि से बेहद शक्तिशाली बताया? प्रतिहार राजवंश को, राष्ट्रकूट राजवंश को, पाल राजवंश को, चोल राजवंश को? क्या है इसका उत्तर? अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय राजवंश के शासक को रुहमा कहा और उसे सैन्य दृष्टि से बेहद शक्तिशाली बताया? इसका उत्तर है पाल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में भारत आया था। उसने बंगाल के पाल राजवंश को रुहमा कहा। उसने लिखा कि रुहमा का राजा अपने पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली है और उसकी सेना 50,000 हाथी, उसकी सेना में 50,000 हाथी शामिल हैं। चलिए 21वां प्रश्न है। अरब इतिहासकार अल मसूदी ने 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल प्रथम के काल में भारत का दौरा किया था। उसने प्रतिहार राजा को किस नाम से पुकारा था? बोरा, बलहरा, अमीर उल मोमिनिन या अल जुर्ज? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोरा। देखिए, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुर्ज यानी गुर्जर का अरबी रूप कहा और वहाँ के राजा को बोरा, संभवतः आदिवरा उपाधि का अपभ्रंश, कहकर पुकारा। उसने प्रतिहारों की विशाल अश्वसेना की बहुत प्रशंसा की थी, जो अरबों यानी मुसलमानों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी थी। आ जाइए 22वें नंबर का प्रश्न है। प्रसिद्ध इटली के यात्री मार्को पोलो यानी वेनिस का 1292-93 ईस्वी में दक्षिण भारत के किस राजवंश के शासनकाल के दौरान वहाँ का दौरा किया था, जिसका विवरण उसने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में किया है? क्या है इसका उत्तर? यादव राजवंश, चालुक्य राजवंश, होयसल राजवंश या फिर काकतीय और पांड्य राजवंश यानी रुद्रमा देवी का काल? देखिए, ब्रैकेट में डिफाइन करने की कोशिश की गई है शासक का नाम। इसका उत्तर ए है, ठीक है। मार्को पोलो ने चीन से लौटते समय दक्षिण भारत के पांड्य राज्य यानी कायल बंदरगाह और काकतीय राजवंश की यात्रा की थी। उसने काकतीय रानी रुद्रमा देवी के कुशल प्रशासन और पांड्य देश में मोतियों के उत्पादन तथा घोड़ों के भारी आयात पर विस्तृत प्रकाश डाला है। ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी या यात्री था जिसने फतेहपुर सीकरी और आगरा की विशालता की तुलना लंदन से की थी? रॉल्फ फिच। क्या है इसका उत्तर? अकबर। अकबर। देखिए, रॉल्फ फिच जो है 1583 से 1591 के दौरान भारत की यात्रा पर था। वह 1585 में अकबर के दरबार यानी फतेहपुर सीकरी पहुंचा था। उसने लिखा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही आबादी और आकार में तत्कालीन लंदन से बहुत बड़े हैं और वहां दुनिया भर के सामानों की मंडियां सजती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। सम्राट शाहजहां के शासनकाल में आने वाले पुर्तगाली भिक्षु सेबेस्टियन मैनरिक का विवरण ऐतिहासिक रूप से किस घटना के पुख्ता प्रमाण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है?
1630 से 1632 ईस्वी का भीषण दक्कन, गुजरात का अकाल और ताजमहल के निर्माण की प्रगति। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, फादर मैनरिक ने शाहजहां के काल में भारत की यात्रा की थी। वह उस भीषण अकाल का चश्मदीद गवाह था जिसने दक्कन और गुजरात को तबाह कर दिया था, जहां लोग भूख के कारण नरभक्षण तक को मजबूत हो गए थे। ठीक है, नरभक्षण यानी इंसानों का मांस खाना। उसने अपने विवरणों में ताजमहल के निर्माण कार्य और उस पर होने वाले भारी खर्च का भी उल्लेख किया है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक बहुत ही सड़ी सी कुरीति थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध सती प्रथा का अत्यंत विस्तृत, आंखों देखा और रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण दर्ज किया है? क्योंकि उसने देखा होगा कि किस तरह पति की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ रहा है या जिंदा जला दिया गया है उसकी चिता के साथ। कौन था वो? अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता या दुआर्टे बारबोसा? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दुआर्टे बारबोसा। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली अधिकारी और यात्री डुआर्टे बारबोसा, जो कृष्णदेव राय के समय भारत आया था, उसने विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का बहुत ही गहरा विवरण दिया है। उसने बताया कि कैसे महिलाएं संगीत और उत्सव के बीच अपने मृत पति की चिता पर हंसते हंसते कूद जाती थीं, और जो महिलाएं ऐसा नहीं करती थीं उन्हें समाज में अत्यधिक अपमानित जीवन जीना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। यूनानी राजदूत डिमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर मौर्य साम्राज्य के किस शासक के दरबार में आया था? डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। देखिए, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आया था, जबकि उसके पुत्र बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा का दूत डिमेकस आया था। डिमेकस या डाइमेकस एक ही बात है। इसी प्रकार मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत को बिंदुसार या अशोक के दरबार में भेजा था। ये भी याद रखना। 27वें नंबर का प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार ह्वेनसांग के वापस चीन लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के किस प्रसिद्ध कुलाधिपति यानी मठाधीश ने उसे पत्र भेजकर कुशलक्षेम पूछा था और बौद्ध दर्शन पर चर्चा जारी रखी थी? तो कुलाधिपति यानी चांसलर का नाम पूछ रहा है। सीलभद्र हैं। आचार्य सीलभद्र तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय के महान मुख्य आचार्य और कुलाधिपति थे। ह्वेनसांग ने उन्हीं के चरणों में बैठकर गौशास्त्र, योग शास्त्र और बौद्ध दर्शन की शिक्षा ली थी। ह्वेनसांग ने चीन लौटने के बाद भी दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ। ह्वेनसांग के चीन लौटने के बाद भी दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ, जो तत्कालीन गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय चीन संबंधों का अनूठा उदाहरण है। चलिए, 28वें नंबर का प्रश्न है, इतालवी यात्री पिएत्रो डेला वेले ने 1623 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। उसने पश्चिमी भारत के किस शासक के राज्य और वहाँ की सामाजिक स्थिति, विशेषकर तंबाकू के प्रारंभिक उपयोग का वर्णन किया है? इकरी के नायक शासक वेनकटप्पा नायक। इकरी के नायक शासक वेनकटप्पा नायक। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। पिएत्रो डेला वेले, जिसे पिलग्रिम भी कहा जाता है, जहांगीर के काल में आया था, लेकिन उसने दक्षिण पश्चिमी तटीय भारत यानी कनारा क्षेत्र के इकरी के केलिदी नायक साम्राज्य की विस्तृत यात्रा की थी। उसने दक्षिण भारतीय गांवों की
शिक्षा व्यवस्था, कन्या पाठशालाओं और वहाँ की स्थानीय संस्कृति का बेहतरीन विवरण दिया है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी नॉन करेक्टली मैच। ये हैं विदेशी यात्री, ये हैं शासक। पीटर मुंडी, जॉन फ्रायर, एडवर्ड टेरी और जॉन डी थेवेनाट। पीटर मुंडी के सामने शाहजहां लिखा है, जॉन फ्रायर के सामने औरंगजेब लिखा है, एडवर्ड टेरी के सामने जहांगीर और जॉन डी थेवेनाट के सामने अकबर लिखा है। पीटर मुंडी सही है शाहजहां के शासनकाल में, जॉन फ्रायर सही है औरंगजेब के शासनकाल में, एडवर्ड टेरी सही है जहांगीर के शासनकाल में, जॉन डी थेवेनाट गलत है। जॉन डी थेवेनाट भी उसी के शासनकाल में जिसके शासनकाल में जॉन फ्रायर। ठीक है, तो डी यहाँ पर इनकरेक्ट है और डी ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जॉन डी थेवेनाट एक फ्रांसीसी यात्री था जिसने 1660 के दशक में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी, ना कि अकबर के काल में। उसने सूरत बंदरगाहों और मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का अच्छा वर्णन किया है। बाकी सारे के सारे विकल्प सही सुमेलित हैं, जैसे कि एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय थॉमस रो का पादरी था, अंग्रेजी यात्री और चिकित्सक जॉन फ्रायर मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, और पीटर मुंडी ने शाहजहां के काल के अकाल का वर्णन किया है। चलिए अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था, उसका मुख्य उद्देश्य भारत आने का क्या था और उसने भारत के किस हिस्से की यात्रा की थी। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए गलत। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का अध्ययन करना, गलत। गुप्त राजाओं के पतन के राजनीतिक कारणों का पता लगाना, ये भी गलत। गांधार और उत्तर पश्चिम भारत से बौद्ध धर्म के महायान ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी बी है इसका आंसर। देखिए, संयुगन को उत्तरी वेई राजवंश की महारानी द्वारा बौद्ध ग्रंथों को खोजने के लिए भेजा गया था। वह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत यानी गांधार और स्वात घाटी तक सीमित रहा, जो उस समय हूणों के नियंत्रण में था। उसने हूण शासक मिहिर कुल के अत्याचारों और गांधार में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, भारत आने वाले चीनी यात्रियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले फाहियान आया 399 ईस्वी से 412 ईस्वी, किसके शासनकाल में आया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। मुख्य उद्देश्य क्या था उसका आने का? बौद्ध धर्म ग्रंथों और भिक्षुओं की प्रमाणिक प्राप्तियां खोजना। यह भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। दूसरा है संयुगन या सुंगयुन, इसके बाद आया 518 ईस्वी में। ठीक है, हूण शासक मिहिर कुल के समय। क्यों आया? बौद्ध धर्म से जुड़े दस्तावेजों और अवशेषों को एकत्रित करने के लिए। फिर हुएनसांग आया 630 से 645 ईस्वी, किसके शासनकाल में? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्यों आया था? क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक प्रसिद्ध सीयूकी में भारत का विस्तृत विवरण लिखा है। और अंत में आया इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, 7वीं शताब्दी के अंत में आया गुप्तोत्तर काल में। मुख्य उद्देश्य आने का बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और भारतीय संस्कृति की जानकारी प्राप्त करना। इसने लगभग 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। चांसलर का नाम शीलभद्र। ठीक है, आसानी से याद करने की ट्रिक याद रखना, फांसी हुई। ठीक है, क्या ट्रिक है? चीनी यात्री को फांसी हुई या फांसी हुई, केवल याद रख लीजिए। फांसी हुई में यानी फाहियान पहले आया, सी सुंगयुन या संयुगन, और हुई का हुएनसांग, और ई फॉर इत्सिंग। ठीक है, फाहियान, संयुगन, हुएनसांग, इत्सिंग, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो एक प्रश्न 2 प्रश्न बन सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ये टॉपिक बढ़िया था, कंप्लीट हो गया है। फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।